हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हो सभी आप लोग, क्या हाल चाल है? तो आप लोग जानते हैं डेली 4 बजे अपनी क्लास होती है, थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स। बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति, और बहुत आसान चैप्टर भी है ना, मजा आएगा आप लोगों को। चलिए आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये जो भी आपका चैप्टर हो रहा है उसके अगले दिन दोपहर 2 बजे आपके एमसीक्यू करवाए जाते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हो चैप्टर वाइज एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके एमसीक्यू भी करते हुए जा रहे हैं हम लोग। तो ये होता है 2 बजे अनअकैडमी पे, बिल्कुल फ्री होती है। इसकी लिंक भी मैंने लाइव चैट में आप लोगों को डाल दी है। बट ये वाला जो कल होगा ना, तो कल इसके 2 बजे एमसीक्यू नहीं होंगे, इसके संडे को होंगे ना, क्योंकि कल सैटरडे की हम लोग, ये कल संडे की छुट्टी रखेंगे हम लोग है ना, 4 बजे वाली क्लास की भी, और आप लोगों के दोस्तों दोपहर 2 बजे वाले की भी, ठीक है। और ये वाली क्लास आप लोग की एज यूजुअल चलती रहेगी, है ना दोस्तों। यहाँ पर हजारों बच्चों में आपको रैंक मिलती है, आप लोग अपनी रैंक चेक कर सकते हो, आपकी रैंक क्या आ रही है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, गोल सेलेक्ट करें, एसएससी एग्जाम, इसके स्पेशल क्लासेज में आइए दोस्तों। मेरा नाम सर्च करिए नीरज जंगड़, मुझे आप लोग कर लीजिए फॉलो। स्पेशल क्लासेज में सी ऑल करोगे, सारी क्लास आप लोग देख पाओगे दोस्तों। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे आप लोगों से कोड पूछा जाता है, कोड आप लोग लगा लीजिएगा नीरज 11 और अनलॉक कर लीजिएगा। आप लोग दोस्तों मेरे फाउंडेशन बैच से भी जुड़ सकते हो, यहां पर सब्सक्रिप्शन ले ले, यहां पर प्राइस आ जाएगी, कोड लगाइए नीरज 11, यहां पर आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और अभी आप लोग के 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, साथ में एसएससी बैंक का जो कॉम्बो है वो भी आपको 7,999 में मिल जाएगा, जिसकी पुरानी प्राइस 10,200 थी। तो कोड लगाना ना भूलिए नीरज 11। चलिए स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास आज की। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वर्क, एनर्जी, पावर। बताइए, चलिए स्टार्ट करें। अरे स्टार्ट करेंगे, सभी जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करने हम लोग जा रहे हैं वर्क, एनर्जी, पावर। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे, ये वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो आप में से बहुत से व्यक्ति बोलेंगे सर मैं खाना खा रहा हूं तो मैं कार्य कर रहा हूं। एक व्यक्ति बोलेगा कि मैं पढ़ रहा हूं तो ये भी कार्य है। देखिए मेरे दोस्तों, ये पढ़ना, ये लिखना, घूमना फिरना, है ना, तो ये जो आप लोगों के कार्य हैं ये अलग है। फिजिक्स की लैंग्वेज में कार्य की एक अलग ही डेफिनेशन है, एक वर्क की यानी कार्य की एक अलग ही परिभाषा दी हुई है। तो अगर वो सेटिस्फाइड हो रहा है तो फिजिक्स मानेगा कि वर्क हुआ है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वर्क नहीं हुआ है, चाहे आप लोग कितना भी जोर लगा लो, ठीक है। आइए समझते हैं हम लोग वर्क, एनर्जी, पावर को। तो जो हमारी हैवी ड्राइविंग श्रृंखला चल रही है उसमें आप लोगों का एक नया टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वर्क, एनर्जी, पावर यानी कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ठीक है। आ जाओ। चलिए तो पहले बात करते हैं सर वर्क क्या होता है। देखो फिजिक्स ये बोलती है कि अगर किसी बॉडी पे आप लोग फोर्स लगा के, बल लगा के उसको विस्थापित कर पा रहे हो तो हम लोग मानेंगे वर्क हुआ है। अगर आपने दुनिया भर का फोर्स लगा दिया, अगर वो बॉडी विस्थापित नहीं हुई, वो बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई, तो हम लोग नहीं मानेंगे कि वर्क हुआ है, ठीक है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में दोस्तों वर्क किसे बोलते हो, यदि कोई भी बल, यदि किसी फोर्स के द्वारा किसी वस्तु को विस्थापित किया जा रहा है, या फिर दोस्तों अगर कोई फोर्स आप लोगों का किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है तो आप लोग बोलेंगे कि इस फोर्स के द्वारा कार्य हुआ है, अदरवाइज ये हम लोग कार्य नहीं मानेंगे, है ना। जैसे आप लोग मान लीजिए दोस्तों, यहां पर क्या थी दोस्तों, कोई बॉल थी मान लीजिए। इस बॉल को दोस्तों डिस्प्लेस करने के लिए, ऐसे इसको फेंकने के लिए आपने कुछ फोर्स लगाया, बहुत फोर्स लगाया। अभी जो बॉल थी वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई, यहां की जगह कहीं और चली गई, तो हाँ आप लोग बोलेंगे कि आपके द्वारा लगाए गए फोर्स से कार्य हुआ है ना, वर्क हुआ है, ठीक है। तो अब आप लोग बोलेंगे कि सर फिर वर्क की वैल्यू तो बताइए, वर्क की वैल्यू कितनी होगी, मैंने कितना वर्क करा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले इधर देखो, जैसे आप लोग मुझे बताइए कोई वस्तु है, इस पे आप लोग लगा रहे हो कोई फोर्स, आपने फोर्स लगाया, बहुत फोर्स लगा रहे हो यार, आपने 100 न्यूटन का लगा दिया, बट इसमें अभी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कितना वर्क हुआ है। आप लोग चाहे कितना भी फोर्स लगा लो, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो दोस्तों फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा कि वर्क कितना हुआ है, 0 वर्क हुआ है, कोई वर्क ही नहीं हुआ। दोस्तों आपने अगर फोर्स लगा रहे हो और अगर बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, आपके फोर्स लगाने पर अगर बॉडी डिस्प्लेस कर रही है तो हां तब आप लोग बोलेंगे कि वर्क हुआ है, तब आप लोग बोलेंगे वर्क हुआ है, कार्य हुआ है, समझ गए।
अब आपने दोस्तों कुछ फोर्स लगाया, इस वस्तु में कुछ विस्थापन भी हो गया, तो कितना वर्क किया ये तो बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुना विस्थापन, है ना। और अगर कोई भी वस्तु एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, आपको पता है ना, जब भी कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, जैसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, तो इस दौरान विस्थापन और दूरी बराबर होते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होते हैं। यानी वर्क का फॉर्मूला आप लोग क्या बोल सकते हो, वर्क के दो फॉर्मूले बोल सकते हो आप, मतलब फॉर्मूला तो एक ही है। फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, बल गुना विस्थापन। अब देखिए आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला आप लोग कब लगाओगे, अगर आप लोगों से पूछा जाए ये फॉर्मूला कब लगाओगे, तो इस फॉर्मूले के लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ये फॉर्मूला आप लोग सिर्फ और सिर्फ तब लगा सकते हो जिस दिशा में आपने फोर्स लगाया है, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, अगर बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है, अगर वस्तु उसी दिशा में विस्थापित कर रही है, तब तो आप लोग बोलेंगे वर्क हुआ है, अदरवाइज आप लोग बोलेंगे वर्क नहीं हुआ। ठीक है, तो वर्क की डेफिनेशन मतलब ये वाला फॉर्मूला कब लगाओगे आप लोग, जब फोर्स यानी बल एवं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। ठीक है, एक ही दिशा में हो, देन आप लोग बोलेंगे कि हां सर वर्क हुआ है, अदरवाइज नहीं बोलोगे, और तभी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। क्लियर है दोस्तों, थम्स अप करिए। क्लियर, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा जाए कि सर इस वर्क को मेजर किस में करेंगे, जैसे द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में, फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, दूरी को मापते हैं मीटर में, वैसे वर्क को किस में मापा जाएगा, आइए मैं बताऊं दोस्तों। अगर आप लोगों से पूछे वर्क का एसआई मात्रक बताइए, तो इसका एसआई मात्रक क्या आएगा, फोर्स को आप लोग मापते हो न्यूटन में और विस्थापन को आप लोग मापते हो मीटर में, तो वर्क का मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। और मेरे प्यारे दोस्तों इस न्यूटन इंटू मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। समझ में आ गई बात को। तो अगर आप लोगों से पूछे वर्क का मात्रक क्या है, आप लोग बोलेंगे जूल। कई बार ऑप्शन में जूल नहीं देता, तो आप लोग को न्यूटन इंटू मीटर पे क्लिक करना है। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों एसआई मात्रक। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक भी काफी बार पूछा जाता है, सर ये सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आप लोगों को सीजीएस पद्धति को फॉलो करना है। सीजीएस पद्धति में जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है, उसको किस में मापते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए, सेंटीमीटर में मापते हैं। तो दोस्तों विस्थापन का मात्रक क्या होगा, इधर सेंटीमीटर होगा, और फोर्स का मात्रक क्या होता है, डाइन। मैंने बताया था ना कल, आपको ध्यान हो तो डाइन। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछे कि वर्क का सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे डाइन इंटू सेंटीमीटर। और दोस्तों इसे ही क्या बोला जाता है, अर्ग बोला जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है, अर्ग बोला जाता है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताएंगे आप लोग, ध्यान से एक चीज बताएंगे कि आप लोग एक चीज जानते हैं, इधर देखो, आप लोग जानते हैं 1 न्यूटन में, कल मैंने बताया था, फोर्स वाला चैप्टर कब पढ़ा था हमने, कल तो ग्रेविटेशन पढ़ा था, परसों बताया था मैंने आपको कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन, यानी 1,00,000 डाइन के बराबर होता है। ये चीज हमने डिस्कस करी थी और मैंने आपको बताया भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, आपने न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोला है, क्या आपने न्यूटन इंटू मीटर को जूल बोला है क्या, जरा बताइए। बिल्कुल सर बोला है। और आप लोग जानते हैं 1 न्यूटन में कितना होता है, 1,00,000 डाइन होता है। तो मैं क्या इधर लिख सकता हूं क्या, 10⁵ डाइन, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, तो मैं लिख देता हूं 100 सेंटीमीटर। 100 को क्या मैं 10⁵2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख लीजिए सर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये जूल के बराबर हो जाएगा, बताओ हो जाएगा। और ध्यान से देखेंगे अपनी निगाहों से, देखो ध्यान से देखेंगे, ये डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, ये डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, जरा पढ़ के तो बताओ क्या होता है, जरा पढ़ के तो बताओ, अर्ग होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इधर, ध्यान से देखिए, देखो ध्यान से, आप लोग देखो ध्यान से देखो, तो 10⁵5 और 10⁵2 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 10⁵7। ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, 10⁵7। और डाइन इंटू सेंटीमीटर को आप लोग बोल देंगे सर अर्ग,
ये किसके बराबर आ जाएगा, जूल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों से ग्रुप डी में पूछा हुआ है कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1 जूल में 10 की घात 7 अर्घ होता है। याद रह जाएगा क्या, ये आया कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वर्क के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में क्या संबंध होता है, ये मैंने आपको बता दिया। चीजें क्लियर है दोस्तों, चीजें क्लियर है, याद रह जाएगा। चलिए आगे, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। चलिए अब सर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि आपने बोला वर्क का फॉर्मूला है बल गुना विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन साथ में आपने बता दिया कि यह फॉर्मूला कब लगाना है, जब फोर्स और विस्थापन एक ही दिशा में हो। अगर आप लोग इधर फोर्स लगा रहे हो और अगर बॉडी इधर ही विस्थापन कर रही है तब तो आप लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हो। बट आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी जब बल और विस्थापन की दिशा एक जैसी नहीं होगी, समान दिशा नहीं होगी, फिर क्या होगा। जैसे कैसे, इधर आओ, इधर देखो, यहां पर देखो हो क्या रहा है। ये मान लीजिए दोस्तों कोई एक m द्रव्यमान की वस्तु थी, ये लड़की इस पे फोर्स लगा रही है। आप लोग मुझे खुद बताइए ये डायरेक्शन किसकी हो गई सर, अरे ये डायरेक्शन किसकी हो गई दोस्तों, ये डायरेक्शन हो गई फोर्स की यानी बल की। और जबकि वस्तु विस्थापन कहां पर कर रही है, डिस्प्लेस कहां पर कर रही है, सर विस्थापन की दिशा तो ये है, सर विस्थापन की दिशा तो ये है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो ये है, विस्थापन की दिशा तो ये है। तो यहां पर बल लग रहा था दोस्तों ऐसे और विस्थापन हो रहा था यहां पर। तो यहां पर क्या फॉर्मूला वो लगा सकते हो क्या, बल गुना विस्थापन, नहीं लगा सकते। उस फॉर्मूले की कंडीशन है जहां पर फोर्स हो अगर उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, जैसे अगर मान लीजिए बॉडी भी ऐसे चलती तब आप लोग फॉर्मूला लगा लेते, बट अब नहीं लगा सकते। तो अब क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, तो इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला, टेंशन क्यों ले रहे हो। इसके लिए फॉर्मूला क्या है वर्क का, मैंने यहां पर क्या यूज करा था डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट को डी से लिख लेते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट को डी से लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को दोस्तों डी से लिख लो, डिस्प्लेसमेंट को डी से लिख लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यानी बल गुना विस्थापन गुना कॉस थीटा। आप लोग बोलेंगे थीटा कौन सा है, तो ये थीटा कौन सा वाला है, बल एवं विस्थापन की दिशा के बीच में जो कोण बन रहा है, बल एवं विस्थापन की दिशा के बीच में जो कोण है, बल एवं विस्थापन की दिशा के मध्य कोण। नहीं आया सर, समझ में नहीं आया। इट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपने यहां पर लगाया था, बॉडी डिस्प्लेस यहां पर कर रही है, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है दोस्तों, थीटा है। समझ गए, समझ गए दोस्तों। अब आप लोग मुझे बताइए अगर जिस दिशा में बल होता अगर उसी दिशा में विस्थापन होता तो दोनों के बीच में कोण कितना बनता, सर दोनों की एक ही दिशा है तो थीटा 0 होता, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अल्टीमेटली आपके पास में वर्क का फॉर्मूला वही तो आ जाता, बल गुना विस्थापन। अरे समझे या नहीं समझे दोस्तों, समझे या नहीं समझे, जल्दी से बताओ, समझे या नहीं समझे, दिमाग के अंदर घुसा या नहीं घुसा। चलिए ये समझ में आ गया। अब आपको गणित में पढ़ा होगा आपने कि cos थीटा का मान दोस्तों धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। पढ़ा है कि गणित में, अरे cos 180 का मान क्या होता है, -1 होता है ना, cos 0 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। अपन को भी गणित आती है। तो दोस्तों इसका मान 3 हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई क्या, जी सर बिल्कुल हमको ये बात समझ में आई। तो यहां पर भी 3 कंडीशन हो रही है कि वर्क की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो आइए मैं उनके एग्जाम्पल दे दूं क्या आप लोगों को, एक एक के एग्जाम्पल दे दूं, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब 0 होगा। अगर आप लोग चाहते हैं जी सर बिल्कुल दे दो तो थम्स अप करके बता दो। और ये मैं जो आपको एग्जांपल दूंगा एक क्वेश्चन के फॉर्म में दूंगा, पहले इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, फिर इसको बढ़िया से विजुअलाइज कराऊंगा एक पिक्चर से मैं आपको।
ठीक है, चलिए आ जाइए। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है। किसके लिए है? सभी के लिए है। ये कोई मान लीजिए दोस्तों सरफेस है, सतह है, इस पे कोई एक वस्तु रखी थी, इस पे कोई एक वस्तु रखी थी। सर कितने किलोग्राम की थी? 10 किलोग्राम की थी। ठीक है, 10 किलोग्राम की थी। आपने कोई फोर्स लगाया, आपने फोर्स लगाया कितने का? 100 न्यूटन का। मान लेते हैं सर लगाया, आपने फोर्स लगाया, माना वस्तु यहां से यहां पर आ गई। अरे कहां पर आ गई? यहां पर थी सर, यहां से यहां पर आ गई। अरे वाह, तो कोई मुझे बता सकता है कि विस्थापन की दिशा कौन सी होगी? अरे कोई वस्तु यहां से यहां पर आई है तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट की दिशा यही तो है, यहां से उसको यहां पर जाना है, दिशा कौन सी लेनी होगी? यही तो लेनी होगी। ऐसे थोड़ी है विस्थापन की दिशा। अरे विस्थापन की दिशा ऐसे है, तभी तो यहां से यहां पर पहुंची। बात क्लियर है क्या? ठीक है सर, अगर आपसे पूछे विस्थापन कितना हुआ, तो चलो मैं विस्थापन बता देता हूं। इसका विस्थापन हुआ 2 मीटर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर इस वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो इसका वेट कितना होगा, इसका भार कितना होगा? भार क्या होता है सर? mg। भार कहां लगता है? नीचे की तरफ लगता है, तो इसका भार कितना होगा? m इंटू जी। m का मान दिया हुआ है 10, g का मान भी दोस्तों वैसे तो 9.8 होता है, भी 10 मान लो, तो mg आपको दिया हुआ है 100 न्यूटन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। और आपको दोस्तों कभी एक बल के नाम बारे में आपने सुना होगा, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। सुना है क्या आपने? या सुना ही होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है दोस्तों? ये ऐसा बल होता है जो गति का विरोध करता है। जैसे गति इधर हो रही ना, तो इधर एक बल लग रहा होगा, इधर बल लग रहा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, यानी घर्षण बल। ये तो मैंने माना कि ये घर्षण बल जो लग रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल मान लीजिए दोस्तों कितना लग रहा है? 2 न्यूटन का लग रहा है। अरे कोई दिक्कत है क्या? फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? 2 न्यूटन का लग रहा है। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन दे दूं, 3 क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से यह है कि 100 न्यूटन के द्वारा, 100 न्यूटन फोर्स के द्वारा, 100 न्यूटन के द्वारा कितना कार्य किया गया? बताओ कितना कार्य किया गया? वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स। अच्छा 100 है क्या? तो इसको मान लो 200, मान लो 200 लगा रहे हो आप। ये फोर्स मान लो आपने 200 न्यूटन का लगाया है, तो वर्क डन बाय 200 न्यूटन फोर्स। ये जो 200 न्यूटन का बल लगाया ना, इसके द्वारा कितना कार्य हुआ ये बताओ। पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है मेरा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो इसका वेट है ना, इसका जो भार है, इसका जो वेट है, इसके द्वारा वर्क डन कितना हुआ? भार द्वारा कार्य बताना आपको, भार द्वारा कितना कार्य हुआ। और तीसरा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कितना कार्य हुआ? घर्षण बल के द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा, घर्षण के द्वारा। तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर देना स्टार्ट कर दो। घर्षण द्वारा जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर देना स्टार्ट कर दो। मैं बिल्कुल देख रहा हूं, देखते हैं कौन से दोस्त सही सही बता पाते हैं। पहला आंसर आ रहा है 400, फिर आ रहा है 200। अभी देखते हैं। यार आप तो सभी पढ़ने वाले बच्चे हो यार, सभी धमाधम सही आंसर दे रहे हो, मतलब कोई रुक ही नहीं रहा, तो चलो आइए देखते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, वर्क का आप लोगों से पूछा गया ना वैल्यू, वर्क का फॉर्मूला लगाना है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। लगा देते हैं। कौन से फोर्स के द्वारा कार्य पूछा जा रहा है सर? 200 न्यूटन के द्वारा, तो इधर फोर्स कौन सा लिखोगे? 200 न्यूटन वाला लिखेंगे। इसका विस्थापन कितना हुआ सर? 2 मीटर हुआ, लिख दिया। तो दोस्तों कौन से फोर्स के द्वारा वर्क पूछा जा रहा है? 200 न्यूटन। तो दोस्तों इस वाले फोर्स और विस्थापन की दिशा में कितना एंगल है सर? ये फोर्स और विस्थापन की दिशा एक ही है, कोई एंगल नहीं है, एंगल 0 है। तो cos 0 लिखो। cos 0 का मान होता है 1, 200 इंटू 2 400, और वर्क का मात्रक होता है दोस्तों जूल। तो आंसर आ जाएगा 400 जूल। कोई दिक्कत है क्या किसी को? बताओ। अरे सभी को समझ में आया नहीं आया? थम्स अप करके बताओ। ये पहला वाला समझ में आया नहीं आया? बताओ। फिर हम लोग चलते हैं दूसरे वाले पे, बताओ। चले बताओ।
चलिए दूसरे वाले पे चलते हैं। वर्क का फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी मत करो। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। बस ये लगाना और कुछ भी नहीं लगाना आपको। सर फोर्स कितना है? कौन से फोर्स के कारण आप लोग वर्क निकालने जा रहे हो? वेट के कारण, भार के कारण। ये वेट वाला फोर्स कितना है? 100 न्यूटन है। चलो इधर लिख दो चुपचाप से 100 न्यूटन। विस्थापन कितना है? विस्थापन सर 2 हुआ था ना, 2, तो लिख दो आप विस्थापन 2 मीटर। अब आप मुझे बताइए आप कौन से फोर्स की वजह से निकाल रहे हैं? सर इसकी वजह से निकाल रहे हैं, इसकी वजह से निकाल रहे हैं, इसकी वजह से निकाल रहे हैं। ठीक है, और एंगल कितना था दोस्तों? देखो ये वाला फोर्स लग रहा है इधर, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और वस्तु विस्थापित कर रही है इधर। तो बताओ एंगल कितना है? देखो ये तो डायरेक्शन है विस्थापन की, ये डायरेक्शन है फोर्स की। जरा एंगल बताना, एंगल, एंगल देखना दोस्तों। ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर। तो एंगल 90 है, तो कॉस 90 का मान कितना होता है? कॉस 90 का मान होता है दोस्तों 0, यानी वर्क की वैल्यू आ गई 0। क्या बात क्लियर है क्या? फिर इसको थोड़ा सा फील करेंगे। अभी तो आप लोग बस फॉर्मूले से आंसर निकालते जाओ, फिर थोड़ा सा फील करेंगे इसको। नेक्स्ट बात है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, कौन से फोर्स के कारण आप लोग वर्क निकाल रहे हो मेरे दोस्तों? फ्रिक्शन के द्वारा। फ्रिक्शन कितना है? 2 है, लिख दो इधर 2। विस्थापन कितना हुआ था सर? 2 हुआ था, 2 मीटर, लिख दो इधर 2। एंगल कितना है? तो कौन से फोर्स की वजह से निकाल रहे हो? सर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से निकाल रहे हैं। विस्थापन कहां है? सर यहां पर है। एंगल कितना है बताओ? ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना। अरे ये रहा आप लोगों का घर्षण बल, ये रहा आपका विस्थापन की दिशा। ये एंगल कितना बन रहा है? 180 बन रहा है। कॉस 180 का मान कितना होता है? -1 होता है। तो आपका आंसर -4 जूल आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया क्या? पहले बताओ मुझे तो। फिर मैं एक यहां पर फील करवाऊंगा और फिर एक बहुत बढ़िया वाला फील करवाऊंगा। बढ़िया वाला फील। सर बढ़िया वाला फील कैसे? थोड़ा दिखाना। ये देखो ऐसे ऐसे बिठाएंगे, टेंशन मतलब भी आप, है ना? अच्छा वाला फील करेंगे। पहले इधर देखो आप, पहले इधर देखो आप, बताओ एक चीज फील करवा दे क्या मेरे प्यारे दोस्तों? ये वैल्यू क्या आ रही है? धनात्मक आ रही है। जैसे मैंने आपको बोला आपने काम करा 40 जूल, या उल्टा, मैंने बोला कि आपसे 100 रुपए खर्च हुए। अब आप बोलोगे यार मेरे से 100 रुपए खर्च हुआ है तो कहीं लगा भी तो होगा। समझ में आ रही है बात? मैंने आपको बोला कि आपसे 100 रुपए खर्च हो गए, आपने बोला कि यार अगर मेरे से 100 रुपए खर्च हुए तो कहीं लगे भी तो होंगे। तो मैंने बोला कि भैया 200 न्यूटन, तूने 400 जूल का काम कर दिया। ये बोला मैंने ऐसा क्या कर लिया जीवन में? तो तूने इस 200 न्यूटन फोर्स ने इसको विस्थापित करा दिया। समझ गए बात को? और फिजिक्स क्या बोलती है कि अगर कोई फोर्स किसी वस्तु को विस्थापित करवा पा रहा है तो तभी हम लोग बोलेंगे तुम कार्य कर रहे हो। तो इसने विस्थापित करवा दिया, इसलिए देखो इसकी कार्य की वैल्यू आई है। भार के पास गए कि भार भैया आपके कुछ पैसे खर्च नहीं हुए। बोले क्यों खर्च नहीं हुए? क्यों खर्च नहीं हुए? मेरे अकाउंट में तो 100 रुपए पड़े थे, खर्च क्यों नहीं हुए? अब इनको बताते हैं क्यों खर्च नहीं हुए। विस्थापन कहां पर हुआ है? यहां पर हुआ है। क्या इस विस्थापन करवाने में, डिस्प्लेसमेंट करवाने में इस वाले फोर्स का कोई रोल था क्या? अरे दोस्तों क्या इस वाले फोर्स का यहां पर विस्थापन कराने में कोई रोल था क्या? कोई रोल नहीं था। ये तो नीचे और लेकर आ रहा था। वो तो बढ़िया है जमीन थी, वरना ये तो खड्डे में ले जाता। तो क्या इधर डिस्प्लेस कराने में इसका कोई रोल था क्या? और फिजिक्स क्या बोलती है? अगर कोई वस्तु किसी वस्तु को विस्थापित कर पा रहा है तब हम लोग बोलेंगे वर्क हुआ है, वरना नहीं बोलेंगे। इसलिए इसका वर्क 0 है। बात क्लियर है क्या? पहले तो ये बताओ, बताओ। भूवी माली जी बोल रही है सर आपके द्वारा किया गया सारा वर्क ऊपर से निकल गया। भूमि जी ऊपर से नहीं निकला, ये वो यहां से निकला था। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बाकी बच्चों के यहां से निकला था। आपके ऐसे बैठी हो ना तो आपके यहां से निकल गया। सबकी डायरेक्शन तो एक ही है, यहां पर आ रहा था, बट आप ऐसे बैठी हो लेट के, कंबल ओढ़ के ऐसे। हाँ कहां पर है? तो वो तो यहीं से निकलेगा ना। बाकी सब बच्चे ऐसे बैठे हैं, तो डेट्स वाई उनके यहां से निकल रहा है। और आप टहल रहे हो, कमेंट कर रहे हो, चार्जर लेके आ रहे हो, कमेंट करने में टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जैसे नीचे बैठ रहे हो ऊपर से आ रहा है वो। तो रोज क्लास में देखता हूँ फालतू के कमेंट करते रहती हो। क्या करोगे? नाम भूमि है, भूमि में रहना है क्या? आकाश में उड़ना है ना, कुछ ऊंचाइयों पे जाना है ना।
या नहीं सर मेरा नाम है, मेरे को तो वही करना है, भूमि पे रहूंगी मैं, तो भूमि पर रह रहे हो तो फिर अच्छे रहो, ये मोबाइल बंद करके बैठो, ध्यान तो रहे कि भूमि पर क्या चल रहा है, भूमि से थोड़ा ऊपर फोन पे भी क्यों ध्यान लगा रहे हो आप। ये बात क्लियर है। चलो सर ये दोनों की बात समझ में आ गई, ये फ्रिक्शन वाली बात बता दो आप। अब बात बता दो फ्रिक्शन वाली बात। फ्रिक्शन के पास गए आप में से एक व्यक्ति, आप आए मेरे पास में, माइनस में तो यार मैं से लगूंगा यार पैसों में, यार आप तो सारे बड़े आदमी हो यार, आपसे क्या बोला जाए है। अब आप आए सर आपके पास में -100 रुपए, मैंने बोला यार मैंने तो, मेरे पास -100 रुपए कहाँ से आए, मैंने तो कुछ खर्च ही नहीं किया। आप लोग खर्च तो दूर की बात है, पहले आप 100 रुपए कमा के आओ तब जाके आप जीरो में आओगे आप। तो सेम कहानी दोस्तों फ्रिक्शन के कारण है। ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, बॉडी डिस्प्लेस तो करवा नहीं रहा, ऊपर से इसको रोकने की और कोशिश कर रहा है। अगर ये बल इधर होता तो चलो मानते इसका विस्थापन में कोई रोल है, ये तो सर रोकने का काम कर रहा है, उल्टा काम कर रही है, जैसे भूमि जी कर रही है, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वो रोकने का काम कर रही है। तो भूमि के द्वारा है, फ्रिक्शन के द्वारा किया गया काम कितना होगा, -4 जूल। समझ गए क्या, समझ गए दोस्तों। चलो आ जाओ। तो अब सर थोड़ा सा और बताओ, ये क्या बात समझ में आई क्या। तो अगर आप लोगों से पूछे पॉजिटिव वर्क कब होगा, जिस दिशा में आपने फोर्स लगाया है, अगर मतलब उस फोर्स का अगर कोई कंट्रीब्यूशन होगा उस वस्तु को डिस्प्लेस कराने में, देन आप लोग बोलोगे कि सर उसके द्वारा वर्क हुआ है। अगर उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो क्या होगा, जीरो वर्क होगा। और दोस्तों रोकने की और कोशिश कर रही है तो नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, आ जाओ चले आगे। चलिए अब इधर पढ़ो दोस्तों, ध्यान रखो। पॉजिटिव वर्क कब बोलोगे आप लोग, पॉजिटिव वर्क कब बोलेंगे, सर ये थीटा की वैल्यू 0 होगी। समझा दिया ना मैंने, अरे समझा दिया ना। थीटा का मान जब 0 था तो कैसे पॉजिटिव वर्क आ रहा था, ये मैंने अभी आपको बताने की चिन्नी सी कोशिश करी। अब वो कोशिश सफल हुई या नहीं हुई बताओ आप, वो कोशिश सफल हुई नहीं हुई बताने की। हाँ सर समझ में आया नहीं आया, पहले तो ये बताओ। समझ में आ गया होगा ना। तो दोस्तों अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो दैट इज दी पॉजिटिव वर्क डन, मतलब कुछ काम हुआ है। मतलब जिस दिशा में आपने फोर्स लगाया है अगर उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट को दोस्तों लिख दो डी से। अभी हमने डी से रिप्रेजेंट करा ना, कई बुकों में एस से लिखा जाता है, तो जो आपकी इच्छा हो मान लो। तो अगर जिस दिशा में फोर्स लगा रहे हो अगर उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये वाला वर्क कहलाएगा पॉजिटिव वर्क, है ना। देखो देखो समझ गए, वापिस देखो। जिस दिशा में फोर्स लगा रहे हो अगर उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इस वाले वर्क को, जिस दिशा में आप लोग क्या कर रहे हो फोर्स लगा रहे हो अगर इसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये वाला आप लोगों का क्या कहलाएगा, पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। सर नेगेटिव वर्क के बारे में बता दो। नेगेटिव कब होगा, जब थीटा का मान 180 होगा। मतलब आप फोर्स कहां पर लगा रहे हो, विस्थापन कहां पर हो रहा है, इधर आओ। ये कोई वस्तु थी, आप लगा रहे हो दोस्तों इधर फोर्स, आप लगा रहे हो फोर्स इधर, वहां से एक दूसरे व्यक्ति है वो फोर्स लगा रहा है ना। अब क्या हुआ दोस्तों, आप लगा रहे हो दम 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 दम, अब वो लड़की निकली थोड़ी ज्यादा ताकतवर, वो खींच के इधर ले आई। तो दोस्तों अगर विस्थापन ये बॉडी के डिस्प्ले इधर हो गया, विस्थापन इधर हो गया, आपने कहां पर लगाया था फोर्स, सर मैंने तो यहां पर लगाया था। तो मैं पूछूं आपके द्वारा किया गया कार्य बताओ। आप गए तो डब्बे को सरकाने, खुद पीछे होके आ गए, नेगेटिव में चले गए, खुद डब्बे को सरकाने के लिए भेजा था आपको। तो आपके द्वारा किया गया वर्क, अगर ये आप लड़के हो तो आपके द्वारा किए गए वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव हो जाएगा। और जो ये जो लेडीज है, जो गर्ल है, ये देखो ये फोर्स लगा रही थी इधर, और अगर ये डब्बे को उधर खिसका ले गई, यानी जिस दिशा में इन्होंने फोर्स लगाया अगर इसी दिशा में विस्थापन हो गया तो ये वर्क कौन सा था, पॉजिटिव। तो इस वाली कंडीशन में ये जो लड़के द्वारा जो वर्क हो रहा है दैट इज द नेगेटिव वर्क, और इनके द्वारा पॉजिटिव वर्क। समझे नहीं समझे, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं सर जीरो वर्क। जीरो वर्क कब बोलोगे, जब थीटा बराबर 90 होगा। थीटा बराबर 90 का मतलब फोर्स की दिशा और विस्थापन के बीच दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। सर समझ में नहीं आया, अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये हमारे पहलवान साहब, ठीक है, ये नीचे है डब्बा, ठीक है सर, ये ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं अपने, अरे इनका फोर्स है तो इनका कोई ना कोई भार होगा नीचे, ये कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, बिल्कुल लगा रहे होंगे। अब ये नीचे महाशय इस डब्बे को लगा रहे हैं धक्का, मान लीजिए इन्होंने, इनमें भी इतनी पावर है कि ये डब्बे को धक्का दे पाए, विस्थापन करवा पाए, ये विस्थापन की दिशा है।
लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज मुझे छोटी सी बात बताइए कि इनके द्वारा जो लगाया गया फोर्स था नीचे, या इनका जो वेट था, क्या इस वेट का कोई कंट्रीब्यूशन है क्या इधर विस्थापन कराने में? नहीं सर। तो ये वाला जो फोर्स है इसकी वजह से जो वर्क होगा वो क्या होगा दोस्तों? जीरो होगा। समझे या नहीं समझे? अरे समझे या नहीं समझे? समझ गए ना बात को? दोस्तों यहां पर जितने बच्चे बैठे सारे पढ़ने वाले हैं। ये 2483 में से 2483 पढ़ने वाले हैं। तो एक बात बता दूं क्या मैं पढ़ने वाले हो तो आज पढ़ने वाले बच्चों, तो एक बात बता दूं क्या, मैंने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था यूट्यूब पे, अंतःस्रावी तंत्र। सर ये अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? बहुत बच्चे पढ़ चुके होंगे, हो सकता है किसी में से नहीं पढ़ा हो। दोस्तों ग्लैंड हार्मोन कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन से हार्मोन का। मेरे प्यारे दोस्तों आज शाम को 6 बजे अनअकैडमी में टेस्ट ले लूंगा, दे लेना ईमानदारी से। कोई बात नहीं, पहले नहीं भी पढ़ा हो तो दे लेना दोस्तों, इससे पक्का आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए बात को? तो ये आप लोगों का जो दूसरों के लिए शनिवार होता है ना, उनके लिए साइंस कैसा, ये शनिवार कैसा होता है? पार्टी वाला होता है, घूमने चलेंगे, नाइट आउट होगा। और आपका शनिवार क्या है? साइंस वाला है। तो दोस्तों इसके 6 बजे मैं अनअकैडमी पे टेस्ट लूंगा, आ जाना। एंडोक्राइन ग्लैंड का पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, क्वेश्चन पक्का आएगा। तो चलो यार एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं यार, एक दो क्वेश्चन यहां पर भी कर ले, वहीं पर थोड़ी करेंगे, इधर भी करो। करो आंसर बताओ, बताओ आंसर बताओ। 10 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। यानी फोर्स कितना था सर? फोर्स की वैल्यू दी हुई है 10 न्यूटन। कितनी दी हुई है? फोर्स की वैल्यू दी हुई है 10 न्यूटन। 10 मीटर विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को दिया हुआ है 10 मीटर। यदि किया गया कार्य 50 जूल है। दोस्तों वर्क की वैल्यू यार आपको दे दी है 50 जूल। क्या करना है आपको बताना है जो आपने फोर्स लगाया था, जो बल लगाया था, और विस्थापन जहां पर हो रहा है उन दोनों के दिशा के बीच में एंगल कितना है। अरे बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, चलो करते हैं। W बराबर एफ डी कॉस थीटा। कितना वर्क करा? 50 करा। फोर्स कितना लगाया था सर? 10 लगाया था। डिस्प्लेसमेंट 10। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50/100। 50/100 1/2। कॉस थीटा का मान 1/2 कब होता है? जब थीटा का मान होता है 60 डिग्री। ठीक है, चले आगे। अरे चले क्या? चलो आगे बताओ, इसका भी आंसर बताओ। ये तो यार बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो अभी भी कराया हमने ना, ये तो अभी भी कराया दोस्तों। 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं, तो अभी अभी किया है, अभी अभी बोले तो चिन्नू सी देर पहले। ये बताओ दोस्तों, इसमें आएगा मजा यार, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं जब समझा दूंगा, इसके बाद में भी कमेंट में कई बच्चे बोलते हैं सर आपने गलत बताया, ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव होगा। तो यहां पर मैं देखो वो जो महानुभाव बाद में आएंगे, उससे ज्यादा महानुभाव अभी कमेंट में बैठे हैं। पहले तो आप इसका आंसर बताओ, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको समझ में आएगा ये सर क्या होता है। बुक में भी कई बुकों में गलत दिया होता है, जो आप लोग की अच्छी बुक की बात नहीं कर रहा, वो तो यार ऑब्वियसली बात है, उनमें तो जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आती है ना ये, तो उनमें भी गलत दिया होता है। फिर बच्चे मुझे आके बोलते हैं सर उधर ये दिया है। आ जाओ समझाते हैं। जब एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पिंड पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है। बताओ तो क्या हो रहा है? आप ऊपर को फेंक रहे हो, मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, आप लोग ऊपर की ओर फेंक रहे हो, फोर्स इधर है, विस्थापन इधर है, तो एंगल क्या होगा, मतलब वर्क क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो यहां पर दोस्तों बहुत से बच्चे आंसर देते हैं दोस्तों पॉजिटिव। आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर कर देगा ऐसे। सर ऐसे क्यों बोला आपने? आ जाओ बताता हूं। दोस्तों आपको पता है इस m द्रव्यमान पे नीचे की ओर एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं, भार बोलते हैं। और ये भार क्या होता है? सर कुछ भी नहीं होता। क्या बोला? कुछ भी नहीं होता है। ये पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण होता है, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण होता है, और कुछ भी नहीं होता है सर, और कुछ भी नहीं है, बस जस्ट अट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए देखो ये इस वस्तु को मैंने छोड़ा ही, नीचे क्यों आ रहा है? नीचे क्यों आ रहा है? नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि सर नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है जिसको आप वेट बोल रहे हो। जैसे मैंने मान लीजिए वेट है 10 न्यूटन का, मान लो 10 न्यूटन का है,
तो अगर मैंने इसको ऊपर फेंक दिया, अगर मैंने इसको ऊपर फेंक दिया तो जरूर मैंने दोस्तों कुछ फोर्स ऊपर लगाया होगा, जरूर मैंने कुछ फोर्स ऊपर लगाया होगा, ठीक है। और दोस्तों जब बॉडी ऊपर गई है तो उसका विस्थापन भी कहां हुआ होगा सर, यहां पर हुआ है। ये डिस्प्लेसमेंट की दिशा है, ये फोर्स की दिशा है जो आपने लगाया है। लेकिन एग्जाम में पूछा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण द्वारा कितना कार्य होगा, इस ग्रेविटी फोर्स, इस वेट के द्वारा कितना कार्य होगा। तो दोस्तों वेट लग रहा है इधर, विस्थापन हो रहा है इधर, ये एंगल कितना है 180। और दोस्तों जब भी फोर्स और विस्थापन विपरीत दिशा में होता है, वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ में आ गया क्या, समझ में आया दोस्तों। और सेशन को यार लाइक करते हुए चलो, क्या कंजूसी करते रहते हो बैठे बैठे। चलो आगे चलो, अब चलते हैं एनर्जी। वर्क आप लोग के दिमाग में घुस गया है तो अब चलते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो क्या होता है फिजिक्स में एनर्जी किसको बोलोगे, कार्य करने की क्षमता को बोलोगे। कैसे सर, ये देखो, ये महाशय जब जिम में गए तो ये जो क्या बोलते हैं इसको, मुझे पता नहीं, डंबल बोल देंगे इसको, नहीं यार डंबल तो वो होता है, इसको क्या बोलेंगे, वेट मान लेते हैं, कुछ वेट, ये कुछ वेट लिफ्ट कर रहा है तो ये वेट मान लेते हैं, है ना। तो मेरे दोस्तों क्या इस वेट को या इस वस्तु को, ये पूरी को एक वस्तु मानो, ये पूरी की पूरी जो नीले, ये दो नीले मिला के और बीच का पाइप मिला के वस्तु मान लो दोस्तों, क्या ये वस्तु को विस्थापित कर पा रहा है क्या? अरे क्या ये वस्तु को विस्थापित कर पा रहा है क्या उठा के? यार मैं मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कोई चीज है, ये मान लो मैं इसको उठा पा रहा हूं, मैं इसको विस्थापित कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं इस पे कुछ वर्क कर रहा हूं। अरे इस भैया ने कुछ ऊपर फोर्स लगाया होगा, विस्थापन भी हुआ होगा, तो फोर्स गुना विस्थापन वर्क आया होगा। तो इनमें एबिलिटी है ना वर्क करने की, कार्य करने की। तो फिजिक्स में यह बोला जाता है, फिजिक्स में एनर्जी आप लोग किसको बोलोगे कि अगर कार्य करने की, अगर ध्यान से समझिएगा, कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति में एनर्जी नहीं है तो वो वर्क नहीं कर पाएगा, किसी वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, और बताइए सर एनर्जी के बारे में। दोस्तों ये तो हमारी, चलो मैंने एनर्जी की डेफिनेशन इधर दे दी इस वर्क के हिसाब से, बट आपको पता है एनर्जी क्या है। एनर्जी मतलब हर जगह एनर्जी है यार, कई रूप है। जैसे मान लो अगर कोई चीज मोशन कर रही है, गति कर रहा है ना, जैसे मान लो आपने कोई चीज फेंकी, ऐसे ऐसे फेंकी, है ना, या मान लीजिए आपने कोई गन से कोई बुलेट फायर करी, तो बुलेट जा रही है ना दोस्तों, अरे बुलेट जा रही है ना, गति कर रही है ना, तो जा रही है तो जरूर उसके पास में कुछ एनर्जी होगी। तो दोस्तों गति, जो भी कोई वस्तु गति करती है उसके पास में एनर्जी होती है ना। हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती है यार। जैसे आप लोगों को पता है जब भी किसी वस्तु को ऐसे स्प्रिंग को खींचते हो, आप स्प्रिंग को छोड़ते हो, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है ना, तो जरूर उसके पास में कोई ना कोई तो एनर्जी होगी जो उसको वापस लाने की कोशिश कर रही है। तो स्प्रिंग के पास में एनर्जी होती है दोस्तों। जब फ्यूल बर्न होता है तब एनर्जी निकलती है। ठीक है, लाइट से एनर्जी निकलती है। किसी वस्तु का टेम्परेचर जो होता है ना, उसको गर्म करोगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी वजह से एनर्जी होती है। एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं दोस्तों, बट हमको क्या पढ़ना है, जैसे इधर आओ, इधर आओ प्लीज ध्यान से समझो। एक चीज बता रहा हूं मैं, एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है। अच्छा दोस्तों आप लोग जानते हो मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स क्या होता है आप जानते हो? मैकेनिक्स क्या होता है? जैसे दोस्तों फिजिक्स की कई ब्रांच होती है, जैसे एक ब्रांच होती है ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। इसमें हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में, विवर्तन के बारे में। समझ आ रही है बात को, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? आप लोगों की दोस्तों एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में दोस्तों ये फोर्स वाले जो चैप्टर होते हैं, मोशन वाले जो चैप्टर होते हैं, वर्क एनर्जी पावर वाले जो चैप्टर होते हैं, ग्रेविटेशन, ये सब आता है मैकेनिक्स में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में यांत्रिकी। बस मुझे एक चीज बताओ, छोटी सी एक चीज बताओ। आपसे एग्जाम में पूछा गया कि यहां पर लग रहा है फोर्स, इसका कुछ द्रव्यमान दे दिया, मान लो द्रव्यमान दिया हुआ है 1 किलोग्राम, फोर्स लगाया आपने मान लो 10 न्यूटन। आप लोगों से एक्सेलरेशन पूछा गया, तो F बराबर क्या होता है, ma। आप लोग ये फॉर्मूला लगाओगे, आंसर ला दोगे। लेकिन दोस्तों क्या आपके मन में आ रहा है क्या यार ये सन से जो हीट आ रही होगी उसका भी तो इस पे कुछ प्रभाव होगा, या अंदर कुछ केमिकल एनर्जी हो रही होगी? क्या ये सारी चीजों के बारे में ध्यान रख रहे हो क्या आप? नहीं सर, ना इसके बारे में देख रहे हो, नहीं, ना ना ना। आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ इसमें होगा कि ये कितनी गति कर रहा है, एक तो इस पे, और ये कितनी हाइट पर है, इसको उठा रहे हो, कम कर रहे हो। पर दो प्रकार की एनर्जी हम लोगों को पढ़नी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी।
कौन सी पढ़नी है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दो प्रकार की एनर्जी हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, आ जाओ, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी किसे बोलोगे, गतिज ऊर्जा किसको बोलोगे? दोस्तों कोई भी वस्तु गति कर रही है, जैसे मान लो ये देखो वस्तु गति कर रही है ना, तो इसके पास में एनर्जी है। अरे वस्तु गति कर रही है ना, तो इसके पास में एनर्जी है, गति कर रही है ना, एनर्जी है। अब आप बोलोगे सर इसके पास एनर्जी आई कहां से? अरे मैंने इस पे वर्क करा है, मैंने इसको एनर्जी दी है, तब इसके पास में एनर्जी आई है। मुझे खाना खाना पड़ेगा तब मुझे एनर्जी मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या? तो कोई काइनेटिक एनर्जी किसको बोलोगे दोस्तों? कोई भी वस्तु अगर गति करती है तो गति क्यों कर रही है? क्योंकि उसके पास में एनर्जी है, इसलिए गति कर पा रही है। उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है दोस्तों? कोई भी आप लोग ही गतिशील वस्तु है, कोई भी गतिमान वस्तु है, इसके पास में जो एनर्जी होती है इसी को ही हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। क्लियर है क्या? सर इसका कुछ सूत्र भी है क्या? सूत्र है, लेकिन सूत्र रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। समझो इधर, m द्रव्यमान की वस्तु है, अगर मान लीजिए v वेग से गति कर रही है, ऑब्वियसली बात है गति कर रही है, मोशन कर रही है, तो कोई ना कोई वेग तो होगा। वेग मान लेते हैं v है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। समझ में आ गया? अब इसको समझाऊं ये कैसे आया या रटना है? अरे समझाऊं कैसे आया या रटना है, इसको समझो तभी फील आएगा फिजिक्स का। फिजिक्स का फील आपको तभी आएगा जब समझोगे। फिजिक्स नहीं, कोई सा भी सब्जेक्ट आप लोग जब तक समझोगे नहीं, फील नहीं आएगा। ठीक है, इधर आओ, 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 इधर आओ। ये कोई एक सरफेस थी, ठीक है, इस पे कोई रखी थी, कोई वस्तु रखी थी। इस वस्तु का द्रव्यमान मान लो m इसका द्रव्यमान था, मान लोगे क्या? ठीक है सर, मान लिया। आराम से रखी थी, मतलब कोई वेग नहीं था, विराम में थी। इसका जो वेग था, इसके पास में कोई कुछ वेग नहीं था। इसका वेग कितना था दोस्तों? 0 था। ठीक है, मैंने इस पे जाके लगाया, मैंने इस पे कुछ जाके फोर्स लगाया, मैंने इस पे जाके क्या लगाया? कुछ फोर्स लगाया, कुछ बल लगाया। दोस्तों जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, अब ये गति करने लग गया, ये गति करने लग गया। तो मान लेते हैं दोस्तों, अब इसके पास में जो वेग आ गया ना, थोड़ा सा आगे भी चल गया, और अब इसके पास में जो वेग आ गया ना, वेग, आई एम सॉरी, देखो अब इसके पास में जो वेग आ गया ना, वेलोसिटी जो आ गया, उस वेग को मैं मान लेता हूं v। कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ। ये देखो, इन नगेंद्र जी, ब्यूटी आई मिस यू। सर मेरे को लग रहा है मैं टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं। कहाँ चल दिए भारती सिस्टर? सर मैं पीछे से देखता हूं, आता हूं 2x पे। भूमि की बेइज्जती भी देखनी है। क्या बेइज्जती है? ये कोई बेइज्जती नहीं है, ये जब समझाना है हर स्टूडेंट को, है ना। आप इसको बेइज्जती ट्रीट ना करें। सर आपकी शादी हो गई है, देखो मतलब कमेंट पढ़े तो क्या पढ़े यार, मैं सोचता हूँ कई बार कमेंट तो पढ़े, बच्चे के डाउट आ रहा होगा कमेंट क्या आता है, सर शादी हो गई क्या? चलो मेरी शादी हो गई, अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नीरज सर की शादी हो गई यार, ये तो जानना आपको जीवन में शादी हुई है नहीं हुई। आपको ये थोड़ी जानना कि सर ये पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं, जस्ट एक बस ये जान लो, एग्जाम में जाके ये पूछेगा बताओ सर की शादी हुई है नहीं हुई, आपको हाँ या ना में टिक करना है। बस आप उसी का तो जवाब मांग रहे हो। सर वो क्वेश्चन आएगा, बस मैं उधर आप जवाब दे दो, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी नोक लग जाएगी, प्लीज 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 प्लीज। ऐसा है क्या? बताओ, है ऐसा तो नहीं है ना? तो इधर पढ़ो ना। चलो चलो आ जाओ, तो आ जाओ जल्दी से। ये हुआ। अब दोस्तों यार मैंने माना पहले विराम में थी, मैंने फोर्स लगाया, वस्तु मान लो, जब मान लेते हैं कितना चला, मान लो d चला, ये d डिस्टेंस जब चला ना, या d विस्थापन जब हुआ, इस दौरान इसका वेग कितना था? v था। सर ये फॉर्मूला कहां से आई, ये समझाओ ना यार। आ जाओ मैं समझाता हूं। क्या था यार, मैं तो भूल गया। इधर आओ दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, क्या आपने इस वस्तु को यहां से यहां पर पहुंचाने पे कुछ कार्य किया है क्या? वर्क किया है क्या? किया है ना सर? निकाल के बताओ वर्क का फॉर्मूला। सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कितना फोर्स लगाया आपने? मान लो आपने फोर्स लगाया F,
विस्थापन कितना हुआ d, दिशा कितनी थी, जिस दिशा में फोर्स लगा है सर उसी में विस्थापन हुआ है, तो थीटा का मान 0, cos 0 का मान होता है दोस्तों 1, यानी वर्क आपके पास में आ गया सर, आपने इतना वर्क करा है F इंटू डी। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर है दोस्तों। मुझे एक छोटी सी बात बताओ आप, फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो मैंने लिख दिया फोर्स को, लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी। ठीक है दोस्तों, ये मान के चलो यहां से यहां पर जो वेग परिवर्तन हुआ है, मान लो t समय में हुआ है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में कितना परिवर्तन हो गया? पहले था 0, अब हो गया v। कितना परिवर्तन हो गया? v कितने समय में हो गया? t समय में हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बताओ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक समीकरण जानते हो क्या आप? एक समीकरण जानते हो क्या? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये समीकरण पढ़ाया था क्या मैंने आपको? तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v। प्रारंभिक वेग 0 था, तो यहां से, अच्छा इसको मत लिखो आप, इस a इंटू डी को क्या लिख सकते हो? देखो वी स्क्वायर बराबर u का मान तो 0 है, प्लस 2as कितना है? विस्थापन कितना हुआ? यहां से यहां पर से d हुआ, तो AD का मान कितना आ गया? AD का मान आ गया v स्क्वायर बाय 2। v स्क्वायर बाय 2 यहां पर पुट करोगे तो आपने जो वर्क करना उसका मान आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। मतलब क्या समझाना चाह रहा हूं यहां पर? देखो दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर कहां से आया? अरे इसके पास में काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गई? इसके पास में काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गई? ये देखो सर, गति कर रहा है। आपने बोला था जब भी कोई वस्तु गति करती है उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है। अभी तो है ही नहीं, अभी कहां से आ गई? क्योंकि मैंने वर्क करा है। मैंने कितना वर्क करा है? मैंने जितना वर्क करा है इसको गति देने में, वो ही इसकी काइनेटिक एनर्जी को, वो उसी को हम लोग उसका काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं वर्क नहीं करता, ये वर्क भी क्या है? एक प्रकार की एनर्जी। अगर मैं इसको एनर्जी नहीं देता तो इसके पास में 1/2 mv स्क्वायर नहीं आता। सर मुझे समझना क्या है, आप बस ये समझ लो, m द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर v वेग से गति करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv स्क्वायर। जस्ट सिंपल। ठीक है, चलो आगे। सर एनर्जी का मात्रक क्या होता है? इसका भी मात्रक जूल होता है। चले आगे, चलो बताओ इसका आंसर बताओ। पहले आप, पहले इसका आंसर बताओ आप, इसका आंसर बताओ। सर फिजिक्स के लिए कौन सा बुक है? एच सी वर्मा। किसी वस्तु का द्रव्यमान 8 किलोग्राम है तो इसकी गतिज ऊर्जा 24 जूल है, तो इसका वेग बताओ। किसी वस्तु का द्रव्यमान 8 किलोग्राम है, m बराबर आपको दिया हुआ है 8, गतिज ऊर्जा दे दी 24 जूल। गतिज ऊर्जा क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। इसका मान कितना दिया हुआ है आपको? 24। आपको v का मान निकालना है, v का मान। तो दोस्तों 1/2 m कितना दिया हुआ है आपको? m 8 दिया हुआ है, इंटू वी स्क्वायर बराबर 24। क्लियर? तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोग का? 24 इंटू 2/8 है ना। तो 24 को काटा आपने 8 से 3 बार में, 3 इंटू 2 6 हो गया, तो v स्क्वायर का मान आ गया 6, v का मान आ गया आपका √6। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या दोस्तों? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी एवं संवेग में क्या संबंध है? एवं संवेग यानी मोमेंटम में क्या रिलेशन है? मोमेंटम में क्या संबंध है? संवेग को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं ना, m से नहीं करते मोमेंटम को, क्योंकि m मास के लिए यूज होता है। तो देखो एक चीज मुझे बताओ आप लोग, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर होता है ना, और m इंटू वी क्या होता है? अरे द्रव्यमान गुना वेग क्या होता है सर? मोमेंटम होता है। मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से। ठीक है सर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2, एक m से गुना कर दो, एक m से भाग लगा दो, तो क्या हो जाएगा? m इंटू एम, एम स्क्वायर, ऊपर v स्क्वायर था ही, नीचे आपका m आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2, ये m स्क्वायर v स्क्वायर क्या होगा? दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके बराबर है? p स्क्वायर के, और नीचे आपके आ गया m। तो ध्यान रखोगे, कभी भी आप लोगों से पूछे गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है, काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m, है ना, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार ये आप लोगों का पूछा जाता है। चले आगे, चलिए ना। तो ये रिलेशन दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी रिलेशन पे आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन करो।
एक क्वेश्चन करो, इसी रिलेशन पे एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। ऋतिक जी बोल रहे हैं सर वर्क में क्रॉस वो कॉस क्यों लेता है? ऋतिक जी बेसिकली जो वर्क की डेफिनेशन होती है ना, मैं आपको बताऊं, वर्क की डेफिनेशन होती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग वर्क बोलते हैं, ठीक है। अभी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये आप लोग के वेक्टर में आता है मैथ्स में, जब आप 11th 12th में आपने पढ़ा होगा, तो जब ये खुलता है ना तो ये बनता है एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। तो मैंने आपको सीधा ये वाला फॉर्मूला लिखवाया, ये नहीं लिखवाया क्योंकि आप ये समझ ही नहीं पाते, इसलिए यहां पर आपको कॉस आता है, समझ गए। चलिए आंसर बताइए। 16 किलोग्राम द्रव्यमान और 36 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों की गतिज ऊर्जा बराबर है। दोस्तों ये 16 किलोग्राम है, ये एक है 36 किलोग्राम। दोस्तों दोनों की गतिज ऊर्जा बराबर है। पहली बात तो ये देखना पड़ेगा गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है तो यार वेग मतलब गति भी कर रहे होंगे, तो मानते दोस्तों गति कर रहे हैं तो इसका वेग v1 होगा, और ये गति कर रहा है तो इसका वेग भी v2 होगा। अच्छा इसमें वो पहले वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, नहीं अलग क्वेश्चन है। तो आपको वेगों का अनुपात बताना है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी 1/2, m का मान 16, इसका वेग v1, तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2, m का मान 36, वेग का मान v2, तो v2 का स्क्वायर कर लो, दोनों को बराबर कर लो, 1/2 से 1/2 उड़ा दो, उड़ा दिया सर। v1 स्क्वायर बट्टे v2 स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 36/16, या 36 कटा 6 से 6 बार में, 16 कटा 4 बार में, तो सर v1 स्क्वायर बट्टे v2 स्क्वायर आ गया हमारा 6/4। 2 से काटो 3 में, 4 कटा 2 से 2 बार में, 3/2 आ गया, तो अंडर रूट लोगे तो अंड क्या आ जाएगा। अच्छा कुछ गलत काटा है मैंने, अरे यार सीधा ही काट लो ना। अरे 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 ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, सिंपला सा 1/2 से 1/2 कटा, ये v1 स्क्वायर बट्टे v2 स्क्वायर 36/16 आ रहा है, सीधे सीधे अंडर रूट ले लो ना, 36 का अंडर रूट 6 आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा, और फिर 2 से काट लो आप, 3/2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो एनर्जी आती है, उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी आती है, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लो, वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो एनर्जी आती है ना, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर स्थिति कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ये जमीन है, आपको बहुत बार पढ़ाया गया होगा कि m द्रव्यमान की वस्तु को अगर जमीन से कुछ h हाइट पे लेके जाते हो, मान लो ये m द्रव्यमान की वस्तु थी, आप जमीन से h हाइट पे ले गए, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आपने बहुत बार फॉर्मूला पढ़ा होगा mgh 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 mgh, बट आज तक हमको समझ में नहीं आया ये mgh आया कहां से। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों अगर ये यहां पर होती वस्तु तो एनर्जी होती क्या, नहीं होती, इसके पास में कोई भी स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। दोस्तों पोजीशन जैसे चेंज करी, जैसे स्थिति परिवर्तन करा, इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कि कैसे पता पड़ा कि इस वाली पोजीशन पे इसके पास में एनर्जी है और इधर नहीं है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों आपकी कॉलोनी में चोर आ गया, वो बहुत सारे लोगों गहने वगैरह सब चोर रहा है, आपके पास में थोड़ा सा पत्थर, आपको उसको मारना है, उसको है ना, उसको पनिश करना है। वैसे तो आपको क्या देगी सरकार पनिश करेगी, आपको मान लो चिन्नू सा पत्थर मारना, उस पर चिन्नू सा। तो दोस्तों मान लो चोर इधर है, आप इधर पत्थर मारोगे, कुछ होगा क्या उसके, कुछ नहीं होगा। और एक दोस्तों ऊंचाई से पत्थर गिराओ, एक ऊंचाई से पत्थर गिराओ, तब इसके लगेगी। यानी यार ऊंचाई पे जो पत्थर था उसके पास जरूर कुछ ना कुछ है। अरे ऊंचाई पर जो पत्थर था जरूर उसके पास कुछ ना कुछ है, तभी तो यार वो वहां वाला जो पत्थर जब आ रहा है इसके लग रही है, इधर वाले के नहीं लग रही। यानी ये बात तो पता पड़ गई सर एनर्जी तो है हाइट पे। अब बात आती सर एनर्जी आई कहां से, ये एनर्जी कहां से भी नहीं आई, ये mgh है ना, कुछ भी नहीं है। mgh बताऊं क्या, इधर आओ, ये m द्रव्यमान की वस्तु है। अरे हाँ में हाँ मिलाना, m द्रव्यमान की वस्तु है क्या, नीचे की ओर एक वेट लग रहा होगा क्या, mg लग रहा होगा क्या। अरे दोस्तों वस्तु को छोड़ने पे नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे सर mg लग रहा है। ये mg का मान लो दोस्तों 10 न्यूटन है। अगर इतना ही 10 न्यूटन में ऊपर लगा दूं तो क्या ये वस्तु नीचे आएगी क्या। दोस्तों 10 न्यूटन से नीचे आ रही थी, बट अगर मैं भी 10 न्यूटन लगा के रखूं तो क्या ये नीचे आएगी क्या, नहीं आएगी। अब मैं चाहता हूं ऊपर ले जाना, तो मुझे 10 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा या 10 न्यूटन से चिन्नू से ज्यादा लगाना पड़ेगा। अरे ये
10 न्यूटन क्या है, mg के बराबर ही मैंने फोर्स ऊपर लगा दिया। तो अगर मैं चाहता हूं इसको ऊपर ले जाना तो इससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। कितना ज्यादा सर? चिन्नू सा ज्यादा। कितना ज्यादा? चिन्नू सा ज्यादा। चिन्नू सा ज्यादा आप लोगों को फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है सर। और जब आप फोर्स लगा दोगे तो ये बॉडी विस्थापन कहां पर करेगी सर? यहां पर करेगी। तो मुझे बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सर फोर्स कितना लगाया आपने? mg प्लस चिन्नू सा, mg प्लस चिन्नू सा। सर चिन्नू सा ही तो है ना, इसको रहने दो यार, क्यों ला रहे हो उसको बीच में यार। अरे दोस्तों आपके पास में 1 लाख रुपए है यार, मैं आपसे 1 रुपए ले लो, आपके कुछ फर्क पड़ेगा क्या? दे दो यार मेरे को यार, ऐसे क्या कर रहे हो यार, दे दो। क्या क्या फर्क पड़ेगा यार, उसको जोड़ो घटाओ क्या फर्क पड़ता है। चलो ठीक है सर, उसको mg रहने देता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना करवाना है आपको? h हाइट पे लेके जाना है, h विस्थापन कराना है, और जिस दिशा में आप फोर्स लगा रहे हो उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। एंगल कितना है? 0 है, तो cos 0 का मान 1। तो देखो वर्क हो गया ना mgh। तो ये mgh कहां से आता है? हम लोग बोलते हैं ना h हाइट पे कोई वस्तु होती है उसके पास में एनर्जी mgh होती है। ये आया कहां से? अरे उसको h हाइट पे ले जाने के लिए जो आपने वर्क करा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, वो स्थितिज ऊर्जा और कुछ भी नहीं स्थितिज ऊर्जा। सब बताओ समझ में आया नहीं आया? चले आगे, चलो आ जाओ। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब लास्ट टॉपिक आज का, पावर यानी शक्ति, है ना। 5 बज गए बट कोई बात नहीं, आज हमने 5 मिनट क्लास प्लेलिस्ट में तो स्टार्ट करी। देखो पावर क्या होता है मेरे दोस्तों, इधर आओ। पावर क्या होता है? पावर होता है शक्ति। किसको बोलोगे? सिंपल सी बात बताऊं, हाउ फास्ट इट कैन डू दी वर्क। देखो मेरे दोस्तों, आप बोले सर मैंने 50 घंटे पढ़ाई कर ली। नहीं यार 50 तो ज्यादा हो गया यार। आपने बोला सर मैंने ना आज अरे यार क्या हो रहा है? देखो आपकी पढ़ाई के नाम पे आते बोर्ड को भी शर्म आ गई। बोर्ड भी थोड़ा इशारा कर रहा है, अरे डाटा तो छोटा रख लो। चलो भैया परेशान मत हो, डाटा इनके अकॉर्डिंग रख लेते हैं, आप टेंशन क्यों लेते हो बोर्ड भैया। तो आपने बोला सर मैंने 10 घंटे पढ़ाई करी, 10 आवर, ठीक है। मैं खुश हो गया यार, आज तो बच्चे ने 10 घंटे पढ़ाई करी है। लेकिन आप मुझे बता के नहीं गए कि सर मैंने 10 दिन में करी है, ठीक है। एक बच्चा आया, सर मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी है आज, यानी 1 दिन में करी है। कौन बेटर है? ये 10 घंटे 10 दिन में, यानी प्रतिदिन लगभग ऑन एन एवरेज 1 घंटा, ये दोस्तों 1 दिन में 2 घंटा, ये ज्यादा बेटर है ना। तो पावर आपको बताता है, वर्क नहीं बताता। वर्क कौन कितना कर रहा है, कितना फास्ट कर रहा है। जो जितना फास्ट कर रहा है उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। तो पावर क्या होता है आप लोगों का? शक्ति। पावर क्या होता है? शक्ति। पावर होता है दोस्तों, आप लोग कर लो रेट ऑफ वर्क डन, है ना। कार्य करने की दर को ही हम लोग शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को कैसे सर? कितना वर्क करा, फॉर्मूला होता है इसका, कितना वर्क करा कितने समय में करा। तो अगर मैं आपसे पूछूं पावर का मात्रक क्या आएगा, आप लोग बोलेंगे सर वर्क को नापते हैं जूल में, ठीक है। समय को नापते हैं सेकंड में, आप लोग बोलेंगे जूल पर सेकंड मात्रक हो जाएगा, ठीक है। और इसी को दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है सर। अब दोस्तों जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, वहां तो सर बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं सर, अरे बड़े बड़े पावर प्लांट होते नहीं होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा वर्क बनता है, एनर्जी बनती है, बहुत फास्ट बनती है। तो वहां पर सर हम वाट में नहीं नाप सकते क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं तारों के बीच की दूरी को, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मीटर में नाप के बताओ तो बहुत ज्यादा डाटा हो जाएगा। 1.9466 बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा। तो दोस्तों जो बड़ी पावर होती है ना, हम लोग उसको किस में नापते हैं? हॉर्स पावर में नापते हैं, जिसको बोलते हैं अश्व शक्ति। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए एक हॉर्स पावर में, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे सर 746 वाट होता है, ठीक है। 746 वाट होता है। अब ये हॉर्स पावर दोस्तों आया कहां से, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये आया कहां से बता दोगे आपको? चलो बताता हूं आपको। दोस्तों ये कोई वस्तु थी, इसका द्रव्यमान था 550, ये एलबी। ये एलबी क्या है दोस्तों? पाउंड के लिए यूज करा जाता है। इसका द्रव्यमान था 550 पाउंड, 1 पाउंड में होता है 453.6 ग्राम। इसको आपको उठाना है, और अगर घोड़ा ये काम 1 सेकंड में कर दे तो मैं बोलूंगा घोड़े के पास में शक्ति कितनी है? 1 हॉर्स पावर की शक्ति है।
तो जब ये वर्क ये पूरा उठाने में कितना वर्क लगेगा, इसमें जब डिवाइड करोगे सेकंड से तब आपका आंसर 746 आएगा। तो ऐसे आता है ना, बस आप सिंपली डाटा याद रख लो, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपको पता है 1 बजे अनअकैडमी में क्लास चलती है, हो गई आज की, 2 बजे भी हो गई। दोस्तों आज के जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाऊंगा ना, वो मैं मंडे को करवाऊंगा। क्यों सर? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों कल की अपनी रहेगी छुट्टी, संडे की 4 बजे वाली की बात कर रहा हूं मैं, बाकी सारी 1 बजे वाली तो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो फिर जब मंडे को अपन वापस क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तो मंडे को 2 बजे हम लोग इस वाले चैप्टर के कर लेंगे क्वेश्चन, फिर ट्यूसडे को हम लोग जो मंडे को पढ़ेंगे उसका कर लेंगे, है ना, ऐसे चलता रहेगा। और दोस्तों आज शाम को 6 बजे देखो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लेना, पढ़ा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, आपको भी करनी पड़ेगी तभी सिलेक्शन होगा, एक एंड से कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों। ग्लैंड और हार्मोन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो डोंट मिस इट। एंडोक्राइन सिस्टम सर कैसे जुड़ू ये तो बता दो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करे, गोल सेलेक्ट कर लो, एसएससी एग्जाम स्पेशल क्लास में आ जाओ दोस्तों, मेरा नाम सर्च कर लो, मुझे फॉलो कर लो, स्पेशल क्लास में आपको क्लास मिल जाएगी। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे, आप लोगों से कोड पूछाता है, कोड में डाल दीजिएगा नीरज 11 और अनलॉक कर दीजिएगा। ठीक है, यहां पर आप लोगों को दोस्तों अनलॉक कर दीजिएगा, आपको कोर्स ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है, और दोस्तों आप लोग सब्सक्रिप्शन से भी जुड़ सकते हो, यहां पर सारे सब्जेक्ट मिलते हैं, ऐसे नहीं है साइंस ही मिलेगी, मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ मिलेगा। हर क्लास के बेहतरीन पीडीएफ है, सारी टीचर्स के कोर्स आप लोगों को तक मिलेंगे। ठीक है, बाइलिंगुअल कंटेंट होगा, जो कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं वो भी देख सकते हो, वीकली टेस्ट सीरीज में मिलेगी। तो एसएससी एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करिए, यहाँ पर प्राइस आ जाएगी, कोड लगाइए नीरज 11 डिस्काउंट पाइए। ठीक है, और आप लोगों का एसएससी बैंक कॉम्बो आप लोग ले सकते हो 7999 में, प्राइस हाइक हो सकती है इस कॉम्बो की, नीरज 11 लगा के अभी ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम को 6 बजे क्लास में। थैंक यू सो मच।